गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम प्लस टू के 13 चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री। एक बार थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री, ये 13 चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस 13 चैप्टर की वेटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हैवी है और ये मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को रेगुलर नोट्स बनाते हैं, फार्मूलों की कलेक्शन अच्छी रखते हैं, एक जगह रखते हैं, तो आप इस चैप्टर को बहुत इजीली समझ सकते हैं। क्योंकि इस चैप्टर की एक खास बात यह है कि ये सिर्फ 9 चैप्टर्स का 9 एक्सरसाइजेस का चैप्टर है और अप्रोक्सीमेट 9 to 10 मार्क्स का ही एग्जाम में आता है। इस अकेले चैप्टर में से 10 मार्क्स का आपको फाइनल बोर्ड में मिलेगा, 9 to 10 मार्क्स, तो बहुत ही सिक्योरिंग है। लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस भी मेरा यही है कि यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन कभी छोड़ के नहीं आता, लेकिन शर्त है कि जब ये चैप्टर चल रहा होता है उस समय मेहनत करने की जरूरत है और वेक्टर को बिना सीखे इस चैप्टर को नहीं समझा जा सकता। तो वेक्टर की थोड़ी सी नॉलेज और पूरा चैप्टर मैं करा चुका हूँ और थोड़ी थोड़ी नॉलेज आप ले भी चुके हो। और इस चैप्टर की एक अलग से खास बात भी मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, लगभग 70% क्वेश्चंस को करने के 2-3 मेथड हैं। तो एक ही क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से या तीसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये रहेगा कि मैं आपके दिमाग पर कम से कम फार्मूलोज का लोड डालूं और भले ही 1-2 स्टेप बड़ा हो जाए क्वेश्चन, लेकिन फार्मूलोज का लोड ना डले और लगभग एक फार्मूले से ही ज्यादा क्वेश्चन है। तो इस समय मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप ये चैप्टर कर रहे हैं तो एक टीचर के नोट समझने के बाद, सपोज आप मुझे समझ रहे हैं, तो आप एग्जांपल्स वाले मेथड्स को फॉलो नहीं करेंगे, मेरे मेथड से ही उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चाहे एग्जांपल में कोई दूसरा मेथड दिया गया हो। अगर आपसे मेरे वाले मेथड से नहीं निकल रहा तो आप मुझे बैक कॉल करके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि मेरे मेथड से ये क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है। तो अलग अलग मेथड सीखने की आदत नहीं रखेंगे। अगर आप इन बातों का सभी का ध्यान रखते हैं तो ये चैप्टर जरूर आपको 10 मार्क्स फाइनल एग्जाम में देगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नाम से ही समझ आ रहा है आपको कि इसका नाम रखा गया थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री का मीनिंग हुआ कि जब भी आपको कोई पॉइंट मेंशन किया जाएगा इसमें, तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। अगर उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता तो इस तरीके की ज्योमेट्री को बोलते हैं टू डिमेंशनल ज्योमेट्री। लेकिन इस समय यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक x को रिप्रेजेंट करता है, एक y को और एक z एक्सिस के पॉइंट को, तो इसलिए इसको 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री बोलते हैं। जब हम वेक्टर पढ़ रहे थे इससे पहला चैप्टर 12, वहां पर भी हमारे पास वेक्टर भी 3 डिमेंशनल था। उसमें i कैप भी था, j कैप भी था, k कैप भी था। तो x एक्सिस को उस समय हम i कैप, y एक्सिस को हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग j कैप और z एक्सिस को हम k कैप की तरह मानते थे। लेकिन अब दोबारा से x एक्सिस के लिए हम x एक्सिस, y एक्सिस के लिए y और z एक्सिस के लिए z पॉइंट मान के आपको ये चैप्टर दोबारा से समझा रहे हैं। इसमें आपको वेक्टर भी दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला फार्मूला, ये सभी इस स्लाइड में मैंने सभी के सभी फार्मूला से लिखे हैं और अगली स्लाइड का भी लगभग आधा पेज आपको फार्मूला से ही दिखेगा। तो ये कुछ फार्मूलाज आपको पहले टिप्स पे लेने हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनमें मैंने कमेंट्स भी डाल दिए हैं, क्योंकि ये चैप्टर में कम से कम 20-20 बार आएंगे, 25-25 बार आएंगे। तो ये फार्मूले याद करने ही पड़ेंगे आपको, इसके बिना आपका बेस क्लियर नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है और एक सेकंड पॉइंट भी है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और z2। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 एंड सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2। तो आप ये तीनों बातें किस तरीके से निकालेंगे, ये इसी फार्मूला से बनाएंगे हम।
इसी कोऑर्डिनेट से बनाएंगे फार्मूलास। तो डिस्टेंस ए बी निकालना है, ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट करेंगे। अगर हमने ए बी लिखा है तो बी वाले पॉइंट में से ए वाले पॉइंट को माइनस करेंगे। अगर हमने यहाँ बी ए लिखा होगा तो हम ए वाले पॉइंट में से बी वाले पॉइंट को करते हैं। तो मेरी ये हैबिट है कि मैं सेकंड माइनस फर्स्ट करता हूं। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। इस फार्मूले को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ये हल्का सा टॉप फार्मूला आपने +1 का एक चैप्टर था थ्री डायमेंशनल, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, वहां पर भी पढ़ा है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सभी बेसिक्स फार्मूले दोबारा बता रहा हूं। +1 के उस टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा, उसके बिना भी हम इस चैप्टर को समझ सकते हैं। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। अब स्टूडेंट सोचता है कि मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी क्यों नहीं लिखा सर ने। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम किसी को लाइन बोलते हैं तो लाइन का मीनिंग होता है ना उसका ये पॉइंट क्लियर है ना इसका ये भी अप टू माइनस इंफिनिटी जा रहा है और ये वाला पॉइंट अप टू प्लस इंफिनिटी जा रहा है। तो लाइन के दोनों पॉइंट्स इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी तक जाते हैं। लेकिन जब हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं तो वो एक लाइन का हिस्सा हो जाता है, एक टुकड़ा हो जाता है। तो आपको लाइन की बजाय लाइन सेगमेंट बोलने की आदत रखनी चाहिए। तो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, जिसका एक कॉर्नर अगर आपको ए पता है लाइन का और दूसरा कॉर्नर आपको बी पता है, जैसे हम इसकी बात करें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसका मिड पॉइंट ढूंढना है हमें। तो मिड पॉइंट का फार्मूला सुन लीजिए, दोनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। ये तो आप खुद भी माइंड लगा सकते थे। x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, z1 प्लस z2 बाय 2। इस फार्मूले को मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं। थर्ड, इसी लाइन ए बी की अगर हमें ए पॉइंट कोऑर्डिनेट भी पता है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी कैसे निकालेंगे? क्या वर्ड बोल रहे हैं? डायरेक्शन रेशियोज। इसको लिखने का मेथड देख लीजिए किस तरीके से आपने लिखना है। इतनी बड़ी स्पेलिंग बार बार आप नहीं लिखेंगे। बुक्स में, नोट्स में आप डी आर लिख सकते हैं, डी आर अपोस्ट्रोफी एस, डी बी स्मॉल, आर बी स्मॉल, अपोस्ट्रोफी एस। तो ऐसा भी एग्जाम में लिख सकते हैं, फाइनल एग्जाम में भी ऐसा लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, उसका फार्मूला सुन लीजिए। डिस्टेंस जैसे आप पहले निकालते थे बस वही निकालिए, लेकिन स्क्वायर वगैरह मत कीजिए। तो x2 माइनस x1, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, y2 माइनस y1। अब कोई बताएगा मुझे मैंने y2 माइनस y1 क्यों लिखा, y1 माइनस y2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेरी लाइन का नाम है ए बी, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं हमेशा, तो इसलिए y2 माइनस y1 बोलेंगे। अगर आप y1 माइनस y2 बोल रहे हैं मतलब आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन पाए। आप तीसरा कोऑर्डिनेट निकालते समय आपको z2 माइनस z1 करना है, और डायरेक्शन रेशियोज जब भी लिखनी है तो इस सी ब्रैकेट में ना लिख करके एरो ब्रैकेट में लिखी जाएगी। डायरेक्शन रेशियोज हमने वेक्टर चैप्टर में भी आपको थोड़ा सा बताया था एक दिन कि डायरेक्शन रेशियोज एरो ब्रैकेट में लिखी जाती हैं। इससे पहले इस टाइप की ब्रैकेट्स आपने कभी नहीं डाली, ये +2 में ही फर्स्ट टाइम आप डालते हैं। डायरेक्शन रेशियोज आर जनरली डिनोटेड बाय ABC। ये कैलकुलेशन स्मॉल a कहलाती है, ये वाली कैलकुलेशन स्मॉल b कहलाती है, और ये कैलकुलेशन स्मॉल c कहलाती है। आप इसकी नोटेशंस भी याद रखें कि डायरेक्शन रेशियोज को किससे डिनोट करते हैं, ए बी सी से, कैपिटल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एरो ब्रैकेट। अगर डायरेक्शन रेशियोज मुझे किसी लाइन सेगमेंट की पता हो और मुझे उस लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन कोसाइंस बनानी हो, क्या बनानी है? डायरेक्शन कोसाइंस। फुल स्पेलिंग सी रही, शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं, बल्कि स्टूडेंट ऐसा ही लिखते हैं, पूरी स्पेलिंग बहुत कम लोग लिखते हैं और मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटते। डायरेक्शन रेशियोज ऐसे भी लिख सकते हैं, बस शर्त है कि डी और सी दोनों स्मॉल लिखे हैं अपोस्ट्रोफी एस का। तो डायरेक्शन कोसाइंस किस तरीके से बनाई जाती है डायरेक्शन रेशियो की? ए के डिवाइड में आप तीनों के स्क्वायर्स करके ऐड करके रूट कर दें, तो b के डिवाइड में भी आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल का रूट कर दें।
सी को भी डिवाइड कर दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल के रूट से। अब जो वैल्यू तैयार होगी वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगी। डायरेक्शन रेशियो को किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन में, ये हमने आपको सिखाया। डायरेक्शन कोसाइन्स आर जनरली डिनोटेड बाय LMN। डायरेक्शन रेशियोज के लिए कौन सा सिंबल थे? ABC। और डायरेक्शन कोसाइन के लिए कौन से सिंबल्स हैं? स्मॉल l, स्मॉल m, स्मॉल n। कभी कभी हम ये भी यूज करेंगे cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। ये रेयरली एक दो क्वेश्चन ही है पूरे चैप्टर में, ये आपको फ्रीक्वेंटली नहीं मिलेंगे, कभी रेयरली एक आधा क्वेश्चन मिलेगा। तो अभी आप इस फार्मूला पे स्ट्रेस बस दीजिए। आप सिर्फ ये याद कीजिए कि डायरेक्शन रेशियोज के लिए ABC और डायरेक्शन कोसाइन्स के लिए LMN एरो ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। ABC को LMN में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आपको सिखा चुका हूं। A बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होल रूट। इसी तरीके से B के लिए, इसलिए C से। अब जो ये वैल्यू बनेगी ये L कहलाएगी, ये M कहलाएगी और ये N कहलाएगी, यानी डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगी। फिर अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज पहले से ही हैं तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सी चीज को हम डायरेक्शन रेशियोज कहें, कौन सी वैल्यूज को हम डायरेक्शन कोसाइन कहें। अगर हमने अपने हाथ से डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में बदला है फिर तो ठीक है, हमें पता होता है कि ऊपर वाली डायरेक्शन रेशियो थी और सेकंड वाली डायरेक्शन कोसाइन है। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज पहले से ही दी हुई हैं और हमें गेस करना है, जज करना है कि व्हिच वन इज द डायरेक्शन रेशियो एंड व्हिच वन इज द डायरेक्शन कोसाइन, तो वो चेक करने का भी तरीका है आपके पास। अगर तीनों का स्क्वायर करके ऐड करने से 1 नहीं बनता तो ऐसा होता है डायरेक्शन रेशियोज के साथ। अगर तीनों का स्क्वायर करके ऐड करने से 1 बने तो ऐसा होता है डायरेक्शन कोसाइन्स के साथ। तो यानी ये रिलेशंस आप याद कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू नॉट 1, नॉट इक्वल टू 1, और l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूं तो आप इस वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं। इस सेक्शन को, फार्मूला वाले सेक्शन को 2 बार देख के भी क्रैमिंग में अपने माइंड में डाल सकते हैं। फिफ्थ फार्मूला बनता है, फिफ्थ पार्ट इसी फार्मूले के लिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नंबर। डायरेक्शन रेशियो जब हमारे पास आ जाए तो उनको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन टू क्वेश्चन को हम अपना सेल्फ डिसीजन लेते हैं कि आज हमें क्या करना चाहिए। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा कि कब आपको दिल करेगा कि आज मल्टीप्लाई कर देना चाहिए तब ठीक होगा, कब आपका दिल करेगा कि आज वैल्यूज को डिवाइड कर देना चाहिए, आज ये ठीक होगा। लेकिन जब भी तीनों वैल्यूज को आप डिवाइड करेंगे ABC को तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फर्स्ट नंबर को तो 2 से कर दें, सेकंड को 3 से, फिर 4 से वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं। अगर आपने 4 से करना है तो तीनों को आपको 4 से डिवाइड या 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ स्पेशली मैंने लिखा, नंबर नहीं लिखा, सेम नंबर लिखा, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। इट विल पुट नो इफेक्ट ऑन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। तो ये लाइन की डायरेक्शन रेशियोज पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि ऐसा कब आपको लगेगा कि आप मल्टीप्लाई कर देना चाहिए या डिवाइड। इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, अगर किसी क्वेश्चन की डायरेक्शन रेशियोज आपको इस तरीके से फ्रैक्शंस में दी गई है 2/7, 3/7 और -5/7, तो आप कैसे गेस करेंगे कि मुझे इसको ठीक कर लेना चाहिए? क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं तो आप चाहेंगे कि ये विदाउट फ्रैक्शनल हो जाए, तो आप 7 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप इसको 2, 3 और -5 भी पढ़ पाएंगे। तो ये भी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन है और ये भी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन है। तो इस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा डिसीजन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन अगर किसी दिन आपके पास 14, 21 और 42 आ जाए, जो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं 14, 21 एंड 42, तो आप जरूर चाहेंगे कि मैं इन नंबर्स को किसी नंबर से डिवाइड कर दूं ताकि कैलकुलेशन मेरे लिए इजी हो जाए। तो आप जब ध्यान से देखते हैं 14, 21 और 42, इसका कॉमन फैक्टर सर्च करते हैं कि तीनों में कॉमन बड़ी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो इसका HCF बनता है बेटा 7। तो हमने हर एक टर्म को डिवाइड किया 7 से। जैसे हम 7 से डिवाइड कर देते हैं ये 2 रह जाता है, ये 3 बन जाता है और ये 6 रह जाता है।
तो आप तीनों नंबर्स को एक सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज को, वो ये वाली भी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगी और ये भी लाइन की डायरेक्शन रेशियो, और इनमें बिल्कुल भी फर्क नहीं माना जाएगा। जो आंसर इससे आना चाहिए था इनको पुट करने से, वही आंसर इसको पुट करने से आएगा। आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने स्पेशली लिखा इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नंबर, अगर तीनों डायरेक्शन रेशियोज के कोऑर्डिनेट को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, इट विल पुट नो इफेक्ट ऑन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। तो ये लाइन की डायरेक्शन रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। दोनों एग्जांपल्स आपको समझ आ जाएंगे। जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे आपको अपने आप लगेगा कि आप डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड कर लेना चाहिए या मल्टीप्लाई, फ्रैक्शंस को रिमूव करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, बिगर वैल्यूज है स्मॉलेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर लीजिए। आप आगे सीखते हैं कि दो लाइन है मेरे पास, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन। अगर इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो तो एंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला याद कर लीजिए, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, और दूसरे रूट में डालेंगे आप a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। तो अगर पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियो a1 b1 और c1 है और दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियो a2 b2 और c2 है, तब आप ये फार्मूला लगाएंगे और cos थीटा से ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने के लिए आप cos थीटा का ये फार्मूला याद कर लीजिए, आपको याद हो गया होगा। और उसके बाद लिखा कि टू लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली बार बार आएगा। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो हम कैसे प्रूव कर पाएंगे कि ये सच में परपेंडिकुलर है बिना उसको डायग्राम बनाए? तो उसका मेथड होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 करके देख लेना और वो जीरो आ जाना चाहिए। a1 b1 और c1 मुझे दोबारा नहीं बताना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो का फर्स्ट लाइन है, a2 b2 और c2 डायरेक्शन रेशियो का सेकंड लाइन है। तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिए a1 a2 हो जाएगा, मिडिल वाली को मिडिल से मल्टीप्लाई कीजिए b1 b2 हो जाएगा, और लास्ट वाली को लास्ट से मल्टीप्लाई कीजिए c1 c2 हो जाएगा। और तीनों का सम अगर जीरो बन गया तो कह देना कि वो दोनों लाइनें क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं आपस में। और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तब कैसे प्रूव कर सकते हैं कि सच में आज ये दो लाइंस पैरेलल हैं? तो उस दिन क्या होने वाला है, a1 by a2 निकाल के देखिए, b1 by b2 निकाल के देखिए, c1 by c2 निकाल के देखिए, तीनों रेशियो सेम आनी चाहिए। अगर पहली बार 5/3 आया तो दूसरी बार भी 5/3 आएगा और तीसरी बार भी 5/3 आएगा। अगर पहली बार कैंसिल करने के बाद 3 आया तो हर बार फिर 3 आएगा। अगर 1/3 आया तो हर बार 1/3 आएगा। मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि a1 एग्जैक्टली a2 के बराबर आ जाए और b1 एग्जैक्टली b2 के बराबर आ जाए और c1 एग्जैक्टली c2 के बराबर आ जाए, तब भी आप उस लाइंस को पैरेलल नेचर में ही मानेंगे। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज, दो व्यूज दिखाए मैंने फार्मूले के। दो लाइनों के पैरेलल होने की शर्त मैंने दो व्यूज में डिफाइन की कि a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 तीनों रेशियो इक्वल आनी चाहिए, या फिर a1 इक्वल टू a2 हो जाना चाहिए, b1 इक्वल टू b2 और c1 इक्वल टू c2 हो जाना चाहिए। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कि इफ फर्स्ट लाइन, अगर पहली लाइन जिसकी डायरेक्शन रेशियो 1 5 -7 है, एक लाइन की डायरेक्शन रेशियो हमने आपको पहले ही बता दी कि आज कितनी है उस लाइन की डायरेक्शन रेशियो 1 5 और -7। हमारा प्रेजेंटेशन का मेथड भी देख लीजिए, हमने एरो ब्रैकेट में डाली है, लेकिन टीचर कभी भी एरो ब्रैकेट यूज नहीं करता। ध्यान रखना, जब क्वेश्चन प्रिंट होके आपको आएगा तो वो सिंपल ब्रैकेट में आएगा, वहां बस डायरेक्शन रेशियो दिखाएगा। लेकिन आप अपनी हैबिट मेंटेन रखना, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के लिए एरो ब्रैकेट ही यूज करना, चाहे आपके क्वेश्चन में है चाहे नहीं है। और सेकंड लाइन इज पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन, और ये भी बता दिया गया कि एक सेकंड लाइन है जो फर्स्ट लाइन के साथ पैरेलल है, और फिर हमसे डिमांड किया गया व्हाट विल बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन। तो हमसे सेकंड लाइन की डायरेक्शन रेशियो पूछ ली गई। देखिए दो लाइंस हैं और वो आपस में पैरेलल है, और एक लाइन की डायरेक्शन रेशियो टीचर ने बताई और दूसरी की हमें फाइंड आउट करनी है। जैसा कि ये रहा, ये देख लीजिए, ये मैं दो लाइंस आपको दिखा रहा हूं, एक रेड लाइन एक ब्लैक लाइन। जिस तरीके से मैंने अब पकड़ी है ये सच में दोनों लाइनें पैरेलल है। अगर मैं ब्लैक लाइन की डायरेक्शन रेशियोज आपको 1 5 और -7 बता देता हूं और मैं आपसे डिमांड करता हूं कि स्टूडेंट्स अगर ये पैरेलल हैं तो मुझे रेड लाइन की डायरेक्शन रेशियोज बताइए, तो आपको एकदम बहुत जल्दी
इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कि अगर पैरेलल है तो दोनों डायरेक्शन रेशियो सेम होती हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि सेकंड लाइन की डायरेक्शन रेशियो भी सर 1, 5 और -7 ही मानने में फायदा है, उससे ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर प्रूव करनी हो तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट 0 आ जानी चाहिए। परपेंडिकुलर के लिए ये कॉन्सेप्ट है और पैरेलल के लिए ये। इसकी इलस्ट्रेशन, इसकी दूसरा एक एक्सप्लेनेशन भी है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं स्टूडेंट्स, आप इनको बार-बार पढ़ें, याद कीजिए। एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसमें हम डाउट में नहीं रहना चाहते। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल तब बोली जाती हैं जब A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 इक्वल आ जाए, या फिर A1 A2 के बराबर आ जाए B1 B2 के और C1 C2 के। A B C बोल तो नहीं गया, A B C बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन, A2 B2 C2 बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन। तो अब इन दोनों का क्या मीनिंग है, इन दोनों फार्मूलाज का, ये कब यूज करना है, ये कब यूज करना है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरी एक्सप्लेनेशन 1 देखिए कि मैं कह रहा हूं कि इफ फर्स्ट लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो दिस, अगर पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियो ये है और दूसरी लाइन पहली लाइन के साथ पैरेलल है, ये भी आपको दे दिया गया है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन की डायरेक्शन रेशियोस क्या होगी? तो जब आपको एक लाइन की डायरेक्शन रेशियो दे दी गई और दूसरी लाइन की आपसे पूछ ली गई इस कॉन्सेप्ट की कि वो दोनों लाइनें पैरेलल है, तब आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। तो देखिए मैंने कैसे लिखा, मैंने लिखा कि बिकॉज एज भी लिख सकते हैं, बिकॉज भी लिख सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट लाइन पैरेलल टू द सेकंड लाइन, क्योंकि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के इक्वल दी गई है, पैरेलल दी गई है, सो A1 A2 होता है, B1 B2 होता है और C1 C2 होता है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेकंड लाइन भी अब हम कितनी बता देंगे, 1, 5 और -7 ही बता देंगे, क्योंकि फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन रेशियो ये है, तो हमने सेकंड लाइन की भी यही बता दी, मतलब हमने इस फार्मूले को यूज किया। और दूसरी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अब हमें इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। If direction ratio of the first line are this much, 3 - 5 7, and direction ratio of the second line are 12 - 20 or 28, then check whether the two lines are parallel. आज टीचर ने हमें फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन रेशियो भी दे दी और सेकंड लाइन की डायरेक्शन रेशियो भी दे दी, और हमें चेक करने को कहा कि चेक करके बताओ कि क्या ये लाइन पैरेलल है या नहीं है। तो हम कैसे चेक कर पाएंगे? आज इस फार्मूले से नहीं चेक करेंगे, आज हम इस फार्मूले से चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन जब हमें पता है कि 3 - 5 7 है, तो यानी ये A1 हुआ, ये B1 हुआ, ये C1 हुआ, ABC हुआ। डायरेक्शन रेशियो को हमेशा ABC बोलते हैं, लेकिन फर्स्ट लाइन की होने की वजह से A1 B1 और C1 लगा देंगे। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन ये भी ABC होती है, लेकिन सेकंड लाइन की होने की वजह से A2 B2 और C2 हो गया। तो अब आपको A1 by A2 कैलकुलेट करना है, तो A1 by A2 में 3 by 12 करेंगे और कैंसिल करेंगे, 1 by 4 आता है। B1 by B2 में जब आप -5 by -20 करेंगे, वो आपस में कैंसिल होने से आपका 1 by 4 ही आता है। और C1 by C2 में 7 by 28 करने से भी आपका 1 by 4 ही आता है। तो आपने क्या चेक किया, A1 by A2 B1 by B2 और C1 by C2 हर बार रेशियो सेम आ रही है, 1 by 4 1 by 4 1 by 4। अगर तीनों रेशियो सेम आ रही है तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, सो गिवन टू लाइंस आर पैरेलल। तो यही कंफ्यूजन आपका मैंने दूर करना था कि ये फार्मूला कब यूज करना है, ये कब यूज करना है। अगर दो लाइनें पैरेलल प्रूव करनी है तो आप ये कांसेप्ट यूज कीजिए, अगर एक लाइन की पता है और दूसरी की आपको अपने आप गेस करनी है, फिर आप इस फार्मूले को यूज कीजिए। तो इस कांसेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए और इसके बाद मैं अगली स्लाइड पे आपको रिमेनिंग फार्मूला समझाऊंगा। स्टूडेंट्स अब आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक ये स्लाइड मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम यहाँ से चलते हैं कि अगर कभी भी एक्स एक्सिस पे कभी पॉइंट एज्यूम करना पड़ जाए, कभी भी कोई क्वेश्चन आए और उसमें आपको एक्स एक्सिस पे पॉइंट एज्यूम करना पड़े, रेयरली आते हैं ये, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो x1 0 0 मानना है, क्योंकि x पे है तो y और z वाला पॉइंट 0 0 रखना है। अगर y एक्सिस पे पॉइंट एज्यूम करना है तो 0 y1 और 0 मानना है, और अगर पॉइंट ऑन z एक्सिस मानना है तो 0 0 z1 मानना है। तो आपको याद हो गया होगा, ये तो वन टाइम में ही याद हो जाता है स्टूडेंट को कि अगर x एक्सिस पे मानना है तो x1 रखना है, बाकी सब 0। y एक्सिस पे मानना है तो मिडिल पॉइंट को y1 रखना है, बाकी सब 0। और z एक्सिस पे मानना है तो लास्ट पॉइंट को z1 मानना है और बाकी सब 0। फिर उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज ऑफ x एक्सिस की डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बात करें तो वो हमें 1 0 0 माननी है।
डायरेक्शन रेशियोज ऑन वाई एक्सिस माननी है तो 0 1 0 और जेड एक्सिस पे डायरेक्शन रेशियोज माननी है तो 0 0 1। ये भी आप याद कर लीजिए। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन रेशियोज में आपको 1 0 0, वाई एक्सिस के लिए 0 1 0 और जेड एक्सिस के लिए 0 0 1 आपको मानना है। अब उसके बाद ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आता है तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज समझ आनी शुरू होगी। तो यहां से फार्मूला शुरू होते हैं जो डायरेक्टली पहली एक्सरसाइज से लिंक रखते हैं। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बनानी सीखेंगे आज हम यूजिंग 1.4। इस फार्मूले को किस नाम से फेमस है ये 1.4। तो नाम से ही पता लग रहा है कि आज के क्वेश्चन में जो हमें गिवन होगा वो सिर्फ एक पॉइंट गिवन होगा और हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी होगी। तो इस चैप्टर में जब भी कभी हमें इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन निकालनी हो तो दो व्यूज में निकालते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में और दूसरे को क्या बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। एक बार दोबारा बोलना सीख लीजिए, कार्टेशियन फॉर्म और इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। स्पेलिंग चेक कर लीजिए, कार्टेशियन CART, एशियन पेंट वाली स्पेलिंग ASIAN होता है, बस ESIN लगा दीजिए, कार्टेशियन फॉर्म। तो ये बड़े अटपटे से वर्ड लग रहे होंगे स्टूडेंट को कि ये क्या बोल रहे हैं सर। कार्टेशियन फॉर्म में आंसर जब आता है तो स्टूडेंट्स उसमें I J K नहीं होते, उसमें सिर्फ X Y Z होते हैं, तो वो होती है कार्टेशियन फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म एक ऐसी होती है जिसमें I J K भी होते हैं, I J K। तो I कैप, J कैप और K कैप जब दिखे आंसर में तो वो वेक्टर फॉर्म है और जिसमें X Y Z दिखे वो है कार्टेशियन फॉर्म। तो आपको इसमें वेक्टर मिक्स वाला चैप्टर है ये, तो हर क्वेश्चन का आंसर दो फॉर्म में याद करना होगा कि कार्टेशियन फॉर्म में किस तरीके से और वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से। और बहुत ज्यादा फार्मूले नहीं है, इसलिए डिसअपॉइंट मत हो कि ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर इसका एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि ये 10 बाय 10 हर स्टूडेंट के आते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट स्टार्टिंग में कर लें, डिसअपॉइंट ना हो और डबल मेहनत करें शुरू के 2 लेक्चर्स तक, तो फिर आपका ये चैप्टर चलने लगेगा, फिर तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। आज मैं मानता हूं कि बहुत सारे फार्मूले एकदम बता दिए गए आपको, लेकिन जब हम अगले लेक्चर्स में जाएंगे तो डेली का 1 या 2 या 3 फार्मूले से ज्यादा नहीं आएगा। तो आज कुछ ज्यादा है, इसलिए स्टूडेंट को थोड़ा लगता है कि ये चैप्टर ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, शुरू में थोड़ी ज्यादा मेहनत कीजिए, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और 10 मार्क्स का सवाल है, आपको करना भी चाहिए। तो कार्टेशियन फॉर्म में सीखते हैं कैसे होगा। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बनानी है आज आपको। पासिंग पॉइंट ये दिया गया x1 y1 और z1 और लाइन की डायरेक्शन रेशियोज भी आपको बनी बनाई दे दी गई ABC। तो लाइन की डायरेक्शन रेशियोज भी पता है और लाइन का एक पासिंग पॉइंट भी पता है x1 y1 और z1, और आपको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन बनानी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला याद कर लीजिए, x - x1 इक्वल टू y - y1 और इक्वल टू z - z1 अपॉन a अपॉन b अपॉन c। यहां पे जब हमने याद करना है तो फर्स्ट टाइम हम ऊपर की वैल्यूज बोलेंगे, x - x1 इक्वल टू y - y1 इक्वल टू z - z1। मैं हमेशा ऐसे ही बोलूंगा, अपॉन a अपॉन b अपॉन c में बाद में बोलूंगा। इससे ये फायदा रहता है कि आपका ध्यान रहता है कि हमें ऊपर सिर्फ पासिंग पॉइंट्स की हेल्प लेनी है और नीचे सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प लेनी है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं और यहां तक हो गया हमारा। तो स्टूडेंट्स यहां से क्लियर हुआ कि जब भी कभी लाइन का पासिंग पॉइंट देखना है तो आपको न्यूमरेटर से देखने को मिलेगा, x1 y1 और z1 पासिंग पॉइंट है, और लाइन की डायरेक्शन रेशियोज पढ़नी है तो आपको डिनोमिनेटर पढ़ने पड़ेंगे और आपको यहां से लाइन की डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगी। तो आप एक बार अच्छी तरह याद कर लें, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और पूरे चैप्टर में बार बार आता रहेगा। x - x1 इक्वल टू y - y1 इक्वल टू z - z1 अपॉन a अपॉन b अपॉन c। आप अपने आप समझ जाना, अपॉन a फर्स्ट टाइम वाला वो फर्स्ट के नीचे है, अपॉन b जो मैंने दूसरी बार बोलता हूँ वो सेकंड वाली टर्म के नीचे है, और जो मैं तीसरी बार बोलता हूँ वो थर्ड टर्म के नीचे है। तो मैं हमेशा ऐसे ही बोलूंगा, ऐसे मैं कभी नहीं बोलूंगा x - x1 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन b इक्वल टू z - z1 अपॉन c। ऐसे मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि इससे बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता कि हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं या डायरेक्शन रेशियोज की। हमारे ढंग में क्या है, x - x1 इक्वल टू y - y1 इक्वल टू z - z1, यानी हमने सिर्फ पासिंग पॉइंट को छुआ, अपॉन a अपॉन b अपॉन c सेकंड टर्म में फिर हमने डायरेक्शन रेशियोज को छुआ।
तो ये इस तरीके से मैं इसको बोलता रहूंगा पूरे चैप्टर में। अब आपको मैंने आगे बताना चाहता हूं कि इस आंसर को, इस फार्मूले को हम सिमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हैं। स्टूडेंट कौन सी फॉर्म बोलते हैं? सिमेट्रिकल फॉर्म। बहुत अच्छी तरह से याद कर लें, फेमस नेम है ये। इसको वन पॉइंट फॉर्म तो बोलते हैं कि ये वन पॉइंट फॉर्म है, साथ में इसको सिमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हैं। तो सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होती है कि जब हमारे आंसर में x का कोफिशिएंट 1 हो, y का कोफिशिएंट 1 हो, z का कोफिशिएंट 1 हो, उस तरीके के आंसर को वाली रकम को हम सिमेट्रिकल फॉर्म वाली इक्वेशन ऑफ लाइन बोलेंगे। और जहां से हमें क्या मिल सकता है, अगर पॉइंट पढ़ने हो तो ऊपर से मिल जाता है और डायरेक्शन रेशो पढ़नी हो तो नीचे से मिल जाता है। यही लिखने की कोशिश की है मैंने। व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, x के आगे जो लिखा होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, कोफिशिएंट ऑफ y यहां पे जो लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ z आर एक्जेक्टली 1, जब भी ये कभी 1 हो, देन द अबव फार्मूला ऑफ लाइन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फॉर्म। तो ये सिमेट्रिकल फॉर्म क्या रहेगी? फ्रॉम वेयर, जहां से passing point of the line and direction ratio of the line can be picked। जहां से अगर हमें direction ratio पिक करनी है तो डिनोमिनेटर से पिक कर लेंगे, अगर passing point पिक करना है तो हम न्यूमरेटर से पिक कर लेंगे। कुछ ऐसा बताया गया। अब एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगा आपको ये नोट, ये भी समझे। इफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज दिस मच, ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन दी गई है, तो आप गेस कर सकते हैं ये कौन सी इक्वेशन है। इसको हम सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ लाइन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आपने चेक कर लिया होगा x का कोफिशिएंट भी 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है और z का कोफिशिएंट भी 1 है। उसके बाद स्टूडेंट ने, टीचर ने हमसे पूछा कि फाइंड द पासिंग पॉइंट एंड द डायरेक्शन रेशियो। तो आपको मैंने बार-बार बोल दिया कि पासिंग पॉइंट पढ़ना है तो न्यूमरेटर में चले जाइए और डायरेक्शन रेशियो पढ़ना है तो डिनोमिनेटर में आ जाइए। तो आज आप क्या कहेंगे कि कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए लाइन। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं माइंड में सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए लाइन, और उसका फार्मूला आपने याद कर लिया है x - x1/a और ऐसा ही y - y1/b और z - z1/c। जब आप इससे कंपेयर करते हैं तो अगर आपको x1 पढ़ना है तो माइनस इधर से भी छोड़ दीजिए, माइनस इधर से भी, तो आपको पासिंग पॉइंट का पहला पॉइंट 5 मिलता है और दूसरा पॉइंट आपको -4 कहना है। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं ऐसे सोचता हूं कि जो यहाँ पे साइन दिख रहा है उससे अपोजिट बोलना शुरू कीजिए। आपको ज्यादा कंपैरिजन पे भी स्ट्रेस नहीं डालना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ -5 दिख रहा है तो आप 5 बोलिए, अगर +4 दिख रहा है तो आप -4 बोलिए, अगर आपको -6 दिख रहा है तो आप +6 बोलिए। इस तरीके से आप बोलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालनी पड़ेगी माइंड की कैसे कंपेयर करें, आप डायरेक्टली फास्ट कर सकते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको, जब भी यहाँ से पॉइंट पढ़ना है तो साइन बदल के पढ़े, -5 की जगह 5 पढ़े, +4 की जगह -4 पढ़े और -6 की जगह +6 पढ़े। तो ये आपको लाइन का पासिंग पॉइंट मिल गया। और लाइन की डायरेक्शन रेशियोस पढ़नी है तो डिनोमिनेटर से पढ़ेंगे तो 3, 7 और 2 मिल गई। लेकिन इनको पढ़ने से पहले एक शर्त थी कि आपको x, y, z के कोफिशिएंट कंफर्म करने थे कि क्या वो 1 है। अगर 1 है तभी हम इतनी इजीली पढ़ सकते हैं, नहीं तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जो सेकंड एग्जांपल में मैंने एक्सप्लेन किया। अब सेकंड एग्जांपल में क्या लिखा है, इफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज दिस वन, 2 इक्वल टू वाली है तो आपने पहचान लिया कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन में जब भी कार्टेशियन फॉर्म में लिखी होगी तो हमेशा 2 इक्वल टू मिला करेंगे आपको। तो आपने ये तो पहचान लिया ये इक्वेशन ऑफ लाइन है क्योंकि 2 इक्वल टू है इसके अंदर। लेकिन फाइंड आउट द पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। अब आप उतना इजीली नहीं पढ़ पाएंगे जितना आपने इसमें बहुत जल्दी पढ़ लिया था। तो पहले क्या करना होगा, आपको इस इक्वेशन ऑफ लाइन को सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही आप इस लाइन का पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो पढ़ सकते हैं। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलने के लिए आपको पता है कि इस कार्टेशियन फॉर्म को अगर आपने सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलना है तो x का, y का और z का कोफिशिएंट 1 1 1 बनाना जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 बनाना चाहता हूँ तो मुझे 6 कॉमन ले लेना चाहिए, चाहे वो आ रहा है चाहे नहीं आ रहा। तो जैसे ही हमने 6 कॉमन लिया तो यहाँ ओनली x हो जाएगा और यहाँ -2/6 हो जाएगा। जो कॉमन नहीं दे सकता उसके अपॉन में लिख दिया जाता है 6। तो ये कैंसिल करके 1/3 बन गया। और यहाँ से y का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए आपको 3 कॉमन ले लेना चाहिए। जैसे ही आपने 3 कॉमन लिया तो 3y का ओनली y बन गया और 1 का 1/3 बन गया। और यहाँ पे z का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए आपने 2 कॉमन लेना चाहिए। जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया z -2/2 हो गया और ये ऐसा दिखने लगा। तो आपको ये फॉर्म ऐसे, और अब आपने यहाँ से आते हैं कि यहाँ लिखा हुआ भी कुछ ना दिखे, यहाँ भी गायब हो जाए, तो ये 6 उठा के 1/6 कर दीजिए। अगर आप पलटी मारेंगे तो ये 6 यहीं आएगा। लेकिन हम इससे कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अब इस फॉर्म में लिखा हुआ कार्टेशियन फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म कही जा सकती है, क्योंकि x का कोफिशिएंट भी हमने 1 बना लिया, y का कोफिशिएंट भी और z का कोफिशिएंट भी। तो 6 को कैसे हटाया यहाँ से 1/6 कर दिया, 3 को कैसे हटाया यहाँ से 1/3 कर दिया और 2 को कैसे हटाया ये 1/2 कर दिया।
अगर आप पलटी मार के देखें तो यही बनता यही है, लेकिन हम अब खुश है कि ये सिमेट्रिकल फॉर्म में बदल चुका है ये फार्मूला। तो अगर ये इक्वेशन अब सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, कार्टेशियन फॉर्म ये भी है, कार्टेशियन फॉर्म ये भी है। कार्टेशियन फॉर्म होती है जिसमें x y z दिखेगी, तो कार्टेशियन फॉर्म तो दोनों है, लेकिन ये कार्टेशियन फॉर्म तो है लेकिन सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं है। सिमेट्रिकल फॉर्म के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x y z कितना होना चाहिए 1, लेकिन ये वाली अब ये कार्टेशियन फॉर्म भी है और सिमेट्रिकल फॉर्म भी है, क्योंकि इसमें x का कोएफिशिएंट 1 भी हो चुका है, y का 1 भी और z का, तो इसको कार्टेशियन के अलावा सिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ कार्टेशियन बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल नहीं बोल सकते। तो हमने कार्टेशियन फॉर्म को पहले सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलना होता है, उसके बाद ही हम उसमें से पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो पढ़ सकते हैं। तो अब अगर इस लाइन का पासिंग पॉइंट पढ़ना है तो मैंने बताया था आप साइन बदल के पढ़िए, तो पासिंग पॉइंट हमेशा न्यूमरेटर से मिलते हैं, ये आपने बार-बार याद कर लिया होगा, और डायरेक्शन रेशियो हमेशा डिनोमिनेटर से मिलती है, ये भी आपने याद कर लिया होगा। तो अगर आपको पासिंग पॉइंट पढ़ना है तो जो साइन दिख रहा है उसको बदल के पढ़िए, तो -1/3 दिख रहा है +1/3 बोलिए, यहाँ प्लस दिख रहा है तो आप -1/3 बोलिए, यहाँ -1 दिख रहा है तो आप +1 बोलिए। तो पासिंग पॉइंट तो आपने लाइन का पिक कर लिया। अब लाइन की डायरेक्शन रेशियो पिक करने की बारी आती है, तो डिनोमिनेटर से पढ़ लीजिए 1/6, 1/3 और 1/2। तो फ्रैक्शंस में डायरेक्शन रेशियो हमें कभी अच्छी नहीं लगती, तो आप जरूर चाहेंगे कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे ये फ्रैक्शंस रिमूव हो जाए। तो 3, 6 और 2 का 2, 3 और 6 का जब एलसीएम सोचते हैं तो वो 6 आता है, इसलिए आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी ये दुविधा भी दूर हो जाएगी। जैसे आपने हर टर्म को 6 से मल्टीप्लाई किया, यानी एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, तो ये ओनली 1 बन गया, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करने से आपका 2 बन गया, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करने से आपका 3 बन गया। मैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरह लिख तो नहीं पाया, मेरे पास जगह कम है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि कैसे फ्रैक्शंस दूर किया जाता है। तो फ्रैक्शंस को दूर करने के लिए आपको जो क्वेश्चन का एलसीएम लगता हो उतने से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका फ्रैक्शन खत्म हो जाता है। और अब आप अनाउंस कर दीजिए कि ये हमारी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज है और ये लाइन का पासिंग पॉइंट। लाइन के पासिंग पॉइंट फ्रैक्शन में हो सकते हैं, इसमें हम कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन डायरेक्शन रेशियो में मेरी रिक्वेस्ट है कभी भी फ्रैक्शन वाली को डायरेक्शन रेशियो मत बोला करें। आप फ्रैक्शंस रिमूव करने के बाद जो तैयार होती है उसको डायरेक्शन रेशियोज बोला करें, वो आपका बेस्ट इमेज बनती है। तो इस तरीके से आपने ये सीखा कि कैसे हम लाइन की कार्टेशियन फॉर्म याद करें, और याद करने के बाद फिर उसकी एप्लीकेशन भी सीखी कि अगर लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन हमें दे दी गई है तो उसमें से पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज पढ़ने से पहले हमें उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में भी बदलना पड़ता है। सिमेट्रिकल फॉर्म ये कहती है कि x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा मैंने लिया जिसमें पहले से ही 1 था, और एक एग्जांपल मैंने ऐसा लिया जिसमें पहले से 1 नहीं था, आपने एफर्ट्स करके उसके x y z के कोएफिशिएंट को 1 बनाया। तो ये दोनों एग्जांपल अगर आप थोड़ी समझ लेते हैं तो आपको समझ आ जाता है, और फिर आप पासिंग पॉइंट भी पढ़ पाते हैं और डायरेक्शन रेशियो भी। पासिंग पॉइंट आपको न्यूमरेटर से मिलता है और डायरेक्शन रेशियो आपको डिनोमिनेटर से मिलती है। और पासिंग पॉइंट पढ़ते समय मैंने एक और हिंट दिया आपको कि साइन चेंज करके पढ़ना है, जो आपको दिख रहा है उसका साइन चेंज कर दीजिए, माइनस दिख रहा है तो प्लस कर दीजिए, प्लस दिख रहा है तो माइनस कर दीजिए। इस तरीके से डायरेक्शन रेशियो पासिंग पॉइंट पढ़ते हैं, और डायरेक्शन रेशियो डिनोमिनेटर से पढ़ते हैं। अगर फ्रैक्शन में डायरेक्शन रेशियो है तो उसको रिमूव करना भी आपका काम है, लेकिन पासिंग पॉइंट में आप ये आइडिया मत लगाना कि पासिंग पॉइंट भी फ्रैक्शन में हम ठीक कर लेते हैं। पासिंग पॉइंट में आप कभी भी छेड़खानी नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्शन रेशियो को किसी से भी मल्टीप्लाई और किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, ये तो एक फॉर्मूला है। अब बाकी फार्मूलाज अगली स्लाइड में देखते हैं। यह फार्मूला सीखते हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हैविंग पासिंग पॉइंट। हमें एक पासिंग पॉइंट पता है x1 y1 z1, और एक लाइन की डायरेक्शन रेशियो पता है abc, तो उसकी इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे। तो फार्मूला याद कीजिए नया स्टूडेंट्स, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा। आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट जरा ध्यान से देख लें, इसको हम बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा और किस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से करके, और एक यहां करना है इस तरीके से। तो वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। अब a और b क्या चीज है वो याद कर लें। a को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर और b को बोलते हैं डायरेक्शन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपको शुरू से ही पता है, पासिंग पॉइंट से बनता है, तो जो पासिंग पॉइंट पता है उसकी हेल्प से आपका वेक्टर a बनेगा, और जो डायरेक्शन रेशियो पता है उससे आपका डायरेक्शन वेक्टर बनेगा। डायरेक्शन वेक्टर क्या रखता है अपने अंदर, डायरेक्शन रेशियोज, और पोजीशन वेक्टर अपने अंदर क्या रखता है, पासिंग पॉइंट। तो जो पासिंग पॉइंट से बनेगा वो वेक्टर a बनेगा, और डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से बनेगा वो वेक्टर b बनेगा। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हमें पासिंग पॉइंट x1 y1 और z1 पता है, तो इससे जो वेक्टर a बनेगा वो ये बनेगा, x1 के साथ i कैप लग जाएगा, y1 के साथ j कैप और z1 के साथ k कैप, और प्लस में लैम्डा लगेगा, और फिर डायरेक्शन रेशियो abc है, तो यहाँ पर a i कैप प्लस b j कैप
प्लस सी के कैप हो जाएगा, लैम्डा के साथ लिखेंगे तो ये डायरेक्शन वेक्टर बन गया और ये हमारा पोजीशन वेक्टर बन गया। पोजीशन वेक्टर अपने अंदर पासिंग पॉइंट रखता है और डायरेक्शन वेक्टर अपने अंदर डायरेक्शन रेशियोज रखता है। तो लाइन की डायरेक्शन रेशियो आपको लैम्डा के साथ वाले पोर्शन से मिलेगी और लाइन का पासिंग पॉइंट पढ़ना है तो आपको लैम्डा से अगले वाले पोर्शन में से मिलेगा। तो एग्जांपल देखते हैं। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज दिस मच। आपको इक्वेशन ऑफ ए लाइन दी गई है और फाइंड इट्स वेक्टर इक्वेशन। द कार्टेशियन इक्वेशन अगर आपको क्लियर है तो आप पहले चेक कर लीजिए कि ये कार्टेशियन फॉर्म में है कि नहीं। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो हमारा है। तो हम इसको कार्टेशियन इक्वेशन के अलावा जब आपको x, y और z का कोफिशिएंट 1 1 1 मिले तो हम इसको सिमेट्रिकल फॉर्म भी कह सकते हैं। तो इस समय हमारी ये जो लाइन है ये सिमेट्रिकल फॉर्म में है, तो यहां से हम पासिंग पॉइंट भी पढ़ सकते हैं और डायरेक्शन रेशियो भी पढ़ सकते हैं। तो आपको हमने सिखाया कि जब पासिंग पॉइंट पढ़ना है तो आप न्यूमरेटर से चेक करेंगे और वहां से पिक करेंगे, और डायरेक्शन रेशियो पिक करनी है तो आप डिनोमिनेटर से पिक करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। लाइन का पासिंग पॉइंट पढ़ना है तो मैंने आपको क्या सिखाया है, जो साइन आपको यहां दिख रहा है उससे साइन चेंज करके पढ़िए। तो आपको +5 दिख रहा है तो आप -5 बोलिए, -4 दिख रहा है तो आप +4 बोलिए, +6 दिख रहा है तो आप -6 बोलिए। तो इस तरीके से आपने लाइन का पासिंग पॉइंट तो पिक कर लिया। अब लाइन की डायरेक्शन रेशियो पिक कीजिए। तो लाइन की डायरेक्शन रेशियो आपको डिनोमिनेटर से मिलेगी 2, 7 और -2। तो ये आपको लाइन की डायरेक्शन रेशियोज मिली और आपने एरो ब्रैकेट में लिखी। लेकिन हमारा टारगेट है कि आप इस कार्टेशियन फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करना है, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन का फार्मूला होता है वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। वेक्टर a4 क्या होता है, जरा एक बार दोबारा सोच लेते हैं, पोजीशन वेक्टर, और b4 क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर का मीनिंग हुआ जो अपने अंदर डायरेक्शन रेशियोज को रखे, और पोजीशन वेक्टर वो हुआ जहां से लाइन गुजरती है उसकी हेल्प से जो वेक्टर तैयार हो वो वेक्टर a बन जाता है। तो आज हमें लाइन का पासिंग पॉइंट -5, 4 और -6 पता है, तो उससे हम वेक्टर a बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, -5 i कैप प्लस 4 j कैप -6 k कैप। और फिर डायरेक्शन रेशियोज भी पता है तो लैम्डा के साथ वाला डायरेक्शन वेक्टर कहलाता है। तो डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प लेके डायरेक्शन वेक्टर तैयार कर लेंगे। तो कैसे तैयार होगा, 2i प्लस 7j -2k कैप। इस तरीके से हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन बन गया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आज हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन गिवन है और हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है। इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है। तो ये वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b फॉर्म में है और हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है। तो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हमें दी गई है और जब हम इसको कंपेयर करेंगे कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन से तो वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। तो पासिंग पॉइंट आपको यहां से मिलेगा। तो लाइन का पासिंग पॉइंट आपको 2, -1 और 1 पढ़ना है। कभी कभी मैंने ये भी सिखाया था कि साइन चेंज करके पढ़ना है, वो तब पढ़ना है जब हम कार्टेशियन में से पिक करते हैं। इस समय आप बिल्कुल सेम पढ़ेंगे तो 2, -1 और 1 पढ़ देंगे। और लाइन की डायरेक्शन रेशियो पढ़नी है तो 2, -2 और 1 पढ़नी है। तो लाइन की डायरेक्शन रेशियो भी आपको मिल गई और पासिंग पॉइंट भी मिल गया। अब आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है। तो कार्टेशियन फॉर्म भी आपको याद होगी, x x1 by a इक्वल टू y y1 by b और इक्वल टू z z1 by c। तो पासिंग पॉइंट आपको पता है 2, -1 और 1 है, ये न्यूमरेटर्स में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। जब आप -1 यहाँ पे लिखने लगेंगे तो +1 हो जाएगा, और जब ये 1 z1 की जगह लिखेंगे तो आपका z z1 हो जाएगा। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन आपको क्लियर है, 2, -2 और 1 है, वो डिनोमिनेटर में फिल कर दीजिए a b c की जगह। तो a आपको 2 मिल गया और b आपको -2 मिल गया और c आपको 1 मिल गया। बार बार याद रखिए कि डायरेक्शन रेशियो को a b c बोलते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज को आपने डिनोमिनेटर में फिल किया, इक्वेशन ऑफ ए लाइन कार्टेशियन फॉर्म में बन गई। फिर अगला फार्मूला सीखते हैं, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अभी मैंने इससे पहले जब आपको बताया था तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन 1 पॉइंट फॉर्म। अब हम सीख रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म में सीखना शुरू करते हैं। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट का नाम है x1 y1 और z1 और दूसरे पॉइंट का नाम है x2 y2 और z2। तो उससे इक्वेशन कैसे बनेगी, x x1 एक पहला पॉइंट यहां पे यूज कर लें, y y1 ऊपर यूज कर लें, z z1 ऊपर यूज कर लें। तो पासिंग पॉइंट को आपने ऊपर यूज कर लिया। और जब लाइन के दोनों पॉइंट्स बताऊं तो डायरेक्शन रेशियोज निकालने का फार्मूला हमने आपको सिखाया हुआ है, x2 x1। इस तरीके से लाइन की डायरेक्शन रेशियोज बनती हैं।
y2 माइनस y1 डायरेक्शन रेशियो आज आप खुद बनाएंगे और z2 माइनस z1। तो ये आपने नहीं बात सीखी कि जब आपको लाइन के दोनों एंड पॉइंट पता हो तो डायरेक्शन रेशियो आप खुद निकालेंगे और उसका फार्मूला आपने पहले भी याद किया हुआ है x2 माइनस x1 y1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो डायरेक्शन रेशियो की जगह हमने डायरेक्शन रेशियो खुद बनाई है और पासिंग पॉइंट हमने पहले पॉइंट को पासिंग पॉइंट मान लिया और यहां फिर करके कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर r इक्वल टू xi प्लस y1 xi कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। यहाँ पे पॉइंट का नाम आपको पता है x1 y1 और z1 है, तो इससे पोजीशन वेक्टर बना लेंगे आप x1i प्लस y1 j प्लस z1 k और प्लस में लैम्डा और फिर आप डायरेक्शन रेशियोज भी आपको पता है x2 माइनस x1 साथ में i कैप y2 माइनस y1 साथ में j कैप और प्लस में z2 माइनस z1 और साथ में k कैप। ये फार्मूला देखने में आपको मुश्किल लग रहा है लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। आप नीचे एग्जांपल देखिए आपको समझ आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। आज आपको इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बनानी है पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स। आज आपको दो पॉइंट पता है, तो जब आपको दो पॉइंट पता है तो अब आप वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट भी आपको गिवन है, सेकंड पॉइंट भी आपको गिवन है, तो हमेशा आप टू पॉइंट फॉर्म लगाएंगे और फार्मूला आपको क्लियर है x x1 y y1 z z1 अपॉन x2 x1 अपॉन y2 y1 अपॉन z2 z1। तो इस तरीके से जब आप पहले पॉइंट को यहाँ पे न्यूमरेटर्स में फिल करते हैं तो -1 पुट करते हुए आपका +1 हो जाएगा, 4 पुट कर रहे हैं -4 ही दिखेगा और -2 जब आप यहाँ पुट करेंगे तो वो +2 हो जाएगा। और डायरेक्शन रेशियो निकालनी शुरू करते हैं तो कहता है पॉइंट डायरेक्शन रेशियो निकालते समय आपको सेकंड माइनस फर्स्ट करना है, तो 0 माइनस -1 जब करेंगे तो +1 हो जाएगा। ये दोबारा समझ लेते हैं यहाँ प्लस कैसे हो गया। जब ये पॉइंट लिखने के बाद आप इस पॉइंट को माइनस करके लिखना चाहेंगे तो एक माइनस हमारा ऑपरेशन वाला और एक माइनस कोऑर्डिनेट वाला, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और y2 माइनस y1 की नॉलेज से 2 माइनस 4 हो जाएगा और z2 माइनस z1 की नॉलेज से -1 प्लस 2 हो जाएगा और इस तरीके से आपको बैलेंस ये मिलेगा। तो क्या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आपको 2 पॉइंट फॉर्म में मिल गई। 2 पॉइंट्स दिए हुए थे और उसकी हेल्प से कार्टेशियन इक्वेशन आपने आंसर ले लिया। अब इसकी हेल्प से क्या आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी बदल सकते हैं, तो बदल सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहां क्या फिल करना है। तो वेक्टर फॉर्म में बदलने के लिए आपको वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b याद किया हुआ है। a4 आपको पता है पोजीशन वेक्टर होता है और b4 आपको पता है डायरेक्शन वेक्टर होता है, यानी यहाँ पे लाइन की डायरेक्शन रेशियो फिल करनी है और यहाँ पे लाइन का पासिंग पॉइंट फिल करना है। तो चलिए पासिंग पॉइंट पिक करते हैं। आपको दिख +1 रहा है लेकिन लिखेंगे -1, तो -1 अगर पासिंग पॉइंट है तो उससे -i कैप हो जाएगा और दूसरा पॉइंट आपको 4 दिख रहा है तो आप -4 दिख रहा है तो आप +4 समझेंगे, +4j कैप और यहाँ पे आपको +2 दिख रहा है तो आप -2k कैप समझेंगे। प्लस में लैम्डा लगाने के बाद जब आप डायरेक्शन रेशियो पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये भी याद होगा कि लाइन की डायरेक्शन रेशियो डिनोमिनेटर से मिलती है, तो पिक कर लीजिए यहाँ से लाइन की डायरेक्शन रेशियो तो आपको भी दिख रही है 1 -2 और 1। इसकी हेल्प से आप वेक्टर b बना दीजिए i कैप -2j कैप प्लस k कैप, i कैप -2j कैप और प्लस k कैप। तो इस तरीके से आपने कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर इक्वेशन भी बना ली। तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स तब यूज करेंगे जब आपको लाइन के दोनों कोऑर्डिनेट्स पता हो, और जब आपको एक कोऑर्डिनेट पता हो तो उससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने इस पूरे चैप्टर में जब पहली एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे तो आपको सिर्फ दो ही फार्मूले क्लियर होने चाहिए कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन यूजिंग 1 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन यूजिंग 2 पॉइंट्स। तो उन्हीं दोनों के लिए आपको कार्टेशियन फॉर्म भी याद करनी है और वेक्टर फॉर्म भी याद करनी है। तो यानी दो फार्मूलों से दो फार्मूले एक फार्मूले के अंदर यानी टोटल 4 फार्मूलास आपके माइंड में आ जाने चाहिए। तो इस तरीके से अब ये पूरा होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको असाइनमेंट देता हूं। फ्रेंड्स मैं आपको असाइनमेंट नंबर 42 दे रहा हूं और इसमें मैंने टोटल 6 क्वेश्चंस डाले और इनके आंसर्स भी लिख दिए। इस 6 क्वेश्चन को करते हुए आपको फोर्थ वर्टेक्स जब आप पैरेललोग्राम का डी निकालेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन साइड AB और साइड BC ये तो आप कर लेंगे, लेकिन जब आपको कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स निकालना होगा पैरेललोग्राम का तो यहाँ आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने क्लू लिख दिया कि किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब आपको वर्टेक्स डी निकालना होगा तो आप यूज करना ये फार्मूला कि पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट डायगोनल AC इक्वल टू होता है मिड पॉइंट ऑफ द सेकंड डायगोनल BD। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो इससे आप डी कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे। थोड़ी देर के लिए डी के कोऑर्डिनेट XYZ पहले मान लेना और फिर अब आप करेंगे तो आपको XYZ की वैल्यू निकल जाएगी और डी के कोऑर्डिनेट आप अपने आप ले पाएंगे। अगर फिर भी आपको ये कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीफोनिकली मुझसे
बात कर सकते हैं। थैंक यू।